नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं आज हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम कि उत्तराखंड में कितना रोजगार मिला है। त्रिवेंद्र राज्य में उत्तराखंड के जो युवा हैं वो कितने आत्मनिर्भर बने, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने नौकरियां दी गई उत्तराखंड सरकार की तरफ से, और किस तरह से और कितना और कब कब पहाड़ों में विकास हुआ, पहाड़ों में रोजगार लोगों को मिला। क्योंकि बिना रोजगार, बिना विकास के लगातार पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है। विकास और रोजगार सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस पूरे पलायन का। सवाल यह है कि उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल जो चल रहा है, जो त्रिवेंद्र राज्य सरकार है, तो उसमें कितना युवाओं को रोजगार मिला है। बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, जनता से रोजगार देने की बात कही गई थी। कितना रोजगार मिला, कितने युवा आत्मनिर्भर बने, कितने उद्योग लगे, किस तरह से जो है रोजगार देने को लेकर सरकार ने योजनाओं को लागू किया और वो जो है योजनाएं कितनी कारगर साबित हुई हैं, इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। और इसी खास चर्चा में मेरे साथ सीधा देहरादून से कुछ खास मेहमान लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजू मौर्य जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ विशाल गर्ग भी जुड़ रहे हैं। विशाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कुछ ही देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि तोमर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विशाल गर्ग जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। उत्तराखंड जब से बना है, सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी, रोजगार एक बड़ी समस्या रही है। त्रिवेंद्र राज्य की अगर बात करें, कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया, कितने उद्योग लगाए, कितने युवा आत्मनिर्भर बने हैं? सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है हमारा, और उत्तराखंड राज्य जो है वो पर्यटन को लेकर, पर्यटन के ऊपर निर्भर करता है ज्यादातर राज्य। और छोटा राज्य होने के कारण इसकी जो इनकम है वो भी कम है। तो उत्तराखंड में रोजगार देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोरोना काल में ही उत्तराखंड रोजगार दाता योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया था। और सभी जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे प्रवासी जो हमारे लोग थे वो उत्तराखंड में वापस आए, और उत्तराखंड में जो प्रवासी लोग हैं वो होटल मैनेजमेंट से, होटल इंडस्ट्री से काफी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ की सरकार ने विनिर्माण में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक परियोजनाओं में ऋण के लिए उत्तराखंड के जो निवासी है, जो मूल निवासी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए योजनाएं चलाई। नाबार्ड के माध्यम से भी, बैंकों में लोन के माध्यम से सरकार ने, क्योंकि पलायन एक ऐसी समस्या है जो पहाड़ों पे लगातार बनी रही है। तो हमारी जो सरकार है वो पलायन को खत्म करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, और सरकार ने इस क्षेत्र में काफी काम किए। छोटे छोटे जो रोजगार हम लोग गाँव में, देहातों में लोगों को दे सकते हैं, उसको लेकर सरकार ने लगातार योजनाएं चलाई। और उत्तराखंड में सरकार चाहती है कि जो पलायन है वो खत्म हो। विशाल जी, योजनाएं तो चलाई आपने ताकि जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो वहां पर छोटे छोटे गांव है, वहां के युवाओं को, वहां के लोगों को, वहां की जनता के लिए आपने व्यवस्था की, लेकिन उसका फायदा कितना वहां के लोगों को मिला, कितना असर रहा उन योजनाओं का, वो देखा सर आपने? देखिए, हाँ, योजनाओं का असर पक्का वहाँ पे रहा है। और जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारे निवासी हैं, और दूसरा जैसे कृषि के अंदर भी जो खेती, जो छोटी छोटी चीजें जो लोग बनाते हैं, उसका सीधा अटैचमेंट हम लोग ने, जैसे स्वामी रामदेव है, उनके यहाँ बहुत सारी चीजें जो है, अभी धन सिंह रावत जी हमारे यहाँ आए थे हरिद्वार में ही, और एक उन्होंने मेला लगाया था। तो वहाँ पे उत्तराखंड की छोटी छोटी चीजें जो हस्तशिल्प लोग हैं, जो हाथों से जो लोग बनाते हैं, उसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो काफी लोग अटैच हुए उसमें, काफी लोग जुड़े, और काफी लोग जो हस्तशिल्प है, जो छोटे छोटे काम जो हम लोग कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए, उसको लेकर सरकार ने इन योजनाओं का एक चैनल बनने की कोशिश करी। और छोटी छोटी चीजों को, फैक्ट्रियों से, दूसरी चीजों से आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा जो कदम है वो लगातार सरकार ने बढ़ाया। बावजूद इसके फिर भी रोजगार की तलाश में उत्तराखंड का जो युवा है, जो आज का युवा, वो दूसरे प्रांतों का रुख क्यों कर रहा है? अगर उसको वाकई में उन सभी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, पहाड़ी गांव खाली क्यों हो रहे हैं सर? देखिए, पलायन की जो समस्या है वो रहती है पहाड़ों के ऊपर, लोग प्लेन में आना चाहते हैं, लेकिन इसी चीज को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है।
और जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन जो सवाल यही है सर, विशाल जी, सवाल यही है कि जनता क्यों आना चाहती है? क्योंकि वहां पर व्यवस्था नहीं है, वहां पर विकास नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जी, सरकारें लगातार लोन देके लोगों को वहां पे रोकना चाहती है, छोटे छोटे रोजगार, ताकि वहां पे कर सके, जो वहां के युवा हैं वो वहीं पे टिक सके। इसी को लेकर सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, और सरकार चाहती है कि पलायन ना हो। उसको लेकर लगातार बैंकों में दूसरी जो स्कीमें है, सहकारिता बैंक है, जो उन सबको इस तरह के मैसेज दिए गए हैं कि जो हमारे युवा हैं वो रोजगार वहां पे कर सके। उसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार चाहती है कि युवा जो है वो प्रदेश से या पहाड़ से नीचे ना आए और अपने क्षेत्रों में रहकर ही छोटे छोटे रोजगार कर अपना पालन पोषण कर सके। ठीक है सर। राजू मौर्य जी, कितना विकास हुआ पहाड़ी क्षेत्रों का? कितने रोजगार मिले? कितने छोटे उद्योग लगे? जो गांव हैं वो लगातार खाली हो रहे हैं। उस प्लान को रोकने को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने कितनी योजनाएं लागू की, कितना उनका असर हुआ है? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर विषय उठाया। ये बहुत ही गंभीर विषय है उत्तराखंड राज्य का। लगातार उत्तराखंड बनने से पहले भी पलायन होता था, और उत्तराखंड बनने के बाद दुर्भाग्य है कि वो उस पलायन की संख्या बढ़ गई। जितना पलायन पहले होता था, राज्य बनने के बाद वो पलायन और ज्यादा होने लगा। मैं विशाल जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारा राज्य तो छोटा है, इस बात से तो सहमत हूँ, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ कि संसाधन नहीं है हमारे पास। हमारे पास में हिमाचल से ज्यादा संसाधन है। हमारे पास में जो एक दार्जिलिंग गोरखालैंड एक क्षेत्र है, उसकी बात करें, उससे ज्यादा संसाधन है। उसके बावजूद इन दोनों क्षेत्रों से पलायन नहीं होता, नाम मात्र पलायन है। लेकिन उत्तराखंड से संपूर्ण पलायन है। पहाड़ के पहाड़ खाली हो गए। हुआ क्या है कि आज भी अगर आप पहाड़ में जाएंगे तो वहां के किसान से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि हमारी फसलों को सुअर और बंदर खराब कर देते हैं। बहुत छोटी चीज है। हम अपनी खेती के स्तर को नहीं बढ़ा पाए। वहां पर पारंपरिक जो वो केवल आज भी धान, गोभी, इन सब चीजों को उगाने की तरफ ही खाली अग्रसर है। चाहे तो जड़ी बूटी या अन्य चीजों को लगा करके या सरकार ध्यान दे तो पहाड़ों पर निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं, संसाधन है, जिससे कि पलायन को रोका जा सकता है। अब अगर आज के समय की बात करें तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेलों पे तक सीमित रह गई सरकार, मेले लगाने तक सीमित रह गई सरकार। कोरोना काल के दौरान हजारों लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, पूरे देश के अंदर बेरोजगार हुए हैं, और हमारे उत्तराखंड इसका भी बहुत बड़ा तबका इससे अफेक्टेड हुआ। लेकिन सरकार उनको कोई प्रभावशाली योजना नहीं दे पाई कि वो पहाड़ों पर कुछ बेहतर कुछ काम कर सके। अंततः उन लोगों को वापस उन्हीं जगहों पर जाना पड़ा, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो, वो वापस पलायन कर गए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठा पाई उनको रोजगार देने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों की सरकारें रही है यहाँ पर। इन 20 सालों में इन्होंने खूब मलाई खाई, लेकिन पहाड़ों पर पलायन कैसे रोका जाना है, इसको एक इशू बना दिया है। जैसे आज से पहले राम मंदिर एक इशू हुआ करता था भाजपा का, वो उसको बना के रखना है, वैसे ही आज की डेट में पलायन एक इशू है जिसे भाजपा कांग्रेस ने बना के रखना है, ताकि इस पर राजनीति होती है। ठीक है सर, विशाल जी से इस पर जवाब लूंगा। विशाल जी, कितना सहमत हैं आप, और कब ये प्लान रुकेगा? जी देखिए, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। पहाड़ों में रोजगार के, मैंने ये संसाधनों की कमी नहीं कही, संसाधन हमारे यहाँ पे भरपूर मात्रा में है, क्योंकि पहाड़ का जो इनकम है वो मेन रूप से हमारी जो इनकम है वो पर्यटन पे, क्योंकि ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों पे। तो ऐसा नहीं है राजू मौर्य जी, भाजपा की सरकार के लिए राम मंदिर एक मुद्दा नहीं था। अगर मुद्दा होता तो उसको खत्म नहीं किया जाता। हमने देखो राम मंदिर को बनवाया, और दूसरे सर वो तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है सर। उस पर आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी सरकार ने मंदिर को बनवाया सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बनाया सर। देखिए, भाजपा की सरकार ने रात जाकर जो इसके डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे किए, तब जाकर ये जो सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन है। चुनाव में मुद्दा भी तो आप ही बनाते थे ना सर, राम मंदिर के सहारे आप भी तो जनता से वोट मांगते थे ना सर। नहीं तो जनता से वोट मांगते, अगर हम चाहते तो उस मुद्दे को और खींच सकते थे, लेकिन मुद्दा खत्म, क्योंकि राम मंदिर को बनवाया जाएगा और भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, भाजपा की सरकार में ये नहीं है कि इस मुद्दे को चलाया गया। और दूसरा, देखिए, उत्तराखंड में जो रोजगार है, उत्तराखंड के जो जड़ी बूटी है, जो दूसरे जो चीजें हैं, वो उत्तराखंड में उगाई जाती है, और उत्तराखंड से
दूसरे राज्यों में भी खूब जाती है। और दूसरा, ऊर्जा क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऊर्जा क्षेत्रों में भी लगातार कार्य हो रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्रों में लगातार बढ़ावा दिया जाता है, सौर ऊर्जा को, और दूसरी ऊर्जा क्षेत्रों में हम लोग लगातार कार्यरत हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और सबको रोजगार देने और सबका विकास करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है वो। ठीक है सर। राजू मौर्य, सबका साथ सबका विकास कितना कारगर साबित हो रहा है सर उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड के अंदर तो केवल भाजपा का साथ और भाजपा नेताओं का साथ और भाजपा का विकास, भाजपा के अतिरिक्त किसी का विकास नहीं है। भाजपा के जो लोग हैं, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने, इनका बहुत हाईटेक कार्यालय है, उसके बावजूद एक जगह पर एक इनका भव्य कार्यालय बनने जा रहा है, और वो भी विवादित भूमि है, पूरी तरीके से विवादित है, और उस पर भाजपा जो है उस पर अपना भव्य कार्यालय बना रही है, जा रही है। तो केवल यहाँ भाजपा के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी का विकास तो नजर आ रहा है, लेकिन जो जमीनी रूप से जो आम आदमी है उसका कोई विकास नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आज की डेट के अंदर अगर आप देखें तो भारी संख्या में जो उत्तराखंड के अंदर जो रोजगार था, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां भी बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, या उनकी 60-70% उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई। अब भाजपा ये बताए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग ये बताएं कि जब उन्होंने कहा था कि किसी की भी हम जो है तनख्वाह कटौती नहीं होने देंगे, लोगों को निकलने नहीं देंगे फैक्ट्रियों से, तो इतनी बड़ी संख्या में सैलाकुई हो या फिर हरिद्वार का सिडकुल हो, वहां से इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। आखिर कैसे हो पाया? और जो उनकी तनख्वाह में कटौती हुई है, तनख्वाह खाते में आती है, वो देखी जा सकती है, उसकी टैली हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तनख्वाह में कटौती हुई। और मैं इससे बड़ी चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बेरोजगार, प्रशिक्षित बेरोजगार आज भी धरने पर बैठे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में वो लोग धरने पर बैठे हैं, और सरकार है कि उनकी सूद लेने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि भाजपा किस तरीके से, पूरी तरीके से ये मॉडल जो है पूरी तरीके से फेल हो गया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, कल कि हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम साहब को हमारे उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री जी ने डिबेट पर करने के लिए बुलाया था। कहा था कि आप 5 कहते हैं, मैं 100 काम गिनवाऊंगा जो कि हमारी उत्तराखंड सरकार, त्रिवेंद्र सरकार ने यहाँ के लिए किए हैं। लेकिन जब डिबेट के लिए डिप्टी सीएम साहब दिल्ली से पहुंच गए, मंच लग गया, लेकिन यहाँ पे शहरी विकास मंत्री जी नदारद रहे, वो नहीं आए, वो एक काम भी गिनवाने नहीं आ पाए। यानी कि 5 काम बोले गए थे, हमने कहा था आप अपनी सरकार के 5 काम गिना दीजिए, लेकिन वो कह रहे थे कि हम 100 काम गिनवाएंगे, ठीक है सर, एक काम भी गिनवाने नहीं आ पाए, भाग गए। राजू मौर्य जी, एक बड़ा अहम सवाल है, ये समस्या खत्म कैसे होगी? उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लगातार पलायन हो रहा है, युवाओं को वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ा जो है एक कारण है। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा और किस तरह से कदम सरकारों को उठाना चाहिए? देखिए, हमें हिमाचल से सीखना चाहिए, हमें दार्जिलिंग से सीखना चाहिए। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक दुर्गम है वो, कम नहीं है, सिमिलर होंगे और अधिक दुर्गम होंगे। मैंने दार्जिलिंग की पहाड़ियों को देखा, वो हमारी पहाड़ियों से ज्यादा खड़ी पहाड़ियां हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने टी बोर्ड को इतना डेवलप कर दिया कि वहां के लोग वहीं पर रोजगार पाते हैं। आज हिमाचल देखिए, हिमाचल के अंदर सेब, अखरोट इतना उम्दा क्वालिटी का है। आपको मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी पैदावार हो रही है सेब की, उसको पहचान नहीं मिल पाई है। वो हिमाचल के सेब के नाम से मार्केट में बिक रहा है। इतना दुर्भाग्य है कि हमारी चाय, जो कोसानी की चाय वर्ल्ड फेमस थी, आज सरकार उसको पहचान नहीं दिला पा रही है। हमारा जो सेब हो रहा है उसको पहचान नहीं दिला पा रही है। इस पर अगर काम किया जाए, पूरे पहाड़, पूरे के पूरे पहाड़ खाली पड़े। आज उन पहाड़ों की सुंदरता को खुद करने के लिए वहां पर बड़े बड़े टावर लगा दिए जा रहे हैं बिजली के, लेकिन वहां पर जो पारंपरिक खेती या सेब के बागान, अखरोट के बागान जो लगाए जा सकते हैं, या टी पर बहुत अच्छा काम हो सकता है उत्तराखंड के अंदर, बहुत ही अच्छा। और ऐसी फसल है जिसको ना बंदर खाता है ना सुअर खाता है। इन सब पर सरकार उदासीन है, इसका कोई रवैया नहीं है। शराब की फैक्ट्री तो लगा देंगे पहाड़ पर, लेकिन रोजगार पहुंचा पाने में सरकारें, ये भाजपा या कांग्रेस दोनों ही पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। ठीक है सर। विशाल जी, खेती से जुड़ा हुआ चाहे कोई भी उद्योग रहा हो, चाहे वो फलों से संबंधित हो या फिर वो गेहूं की खेती हो या फिर मटर की खेती हो, अपना किसानों का कोई भी खेती से जो है जुड़ा हुआ काम रहा हो, सरकार उसको एक बड़े स्तर पर अगर पहचान दिला दे
तो जो पहाड़ी इलाके हैं, जो वहां पर गांव हैं, जो वहां पर लोग खेती करते हैं, शायद कहीं ना कहीं एक अच्छा अवसर प्रदान हो सकता है वहां की जनता के लिए। जी जी जी, देखिए हमारा खुद यही सोचना है और लगातार सरकार ने इस तरफ काम भी किया है। जो वहाँ के जो किसान हैं, जो पहाड़ों के किसान हैं, उनको जड़ी बूटियों की तरफ और लगातार उनको ट्रेनिंग भी इस चीज की लेकर दी जा रही है और उनको लगातार जो खेती है, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ सेब तो कम ही होते हैं, लेकिन जो दूसरी खेती है उसको, क्योंकि सेब हिमाचल का फल है, हमारे यहाँ सेब कम होते हैं, लेकिन जो दूसरे हमारे यहाँ जो खेती है हमारे यहाँ, जो क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जड़ी बूटियां हैं, कीड़ा जड़ी वगैरह है, जो दूसरी जड़ी बूटियां हैं, उनकी खेती को लेकर हमारे यहाँ किसान जो है जो उसकी खेती करते हैं वो काफी समर्थ भी हैं। और लगातार जो छोटे किसान हैं उनको इस चीज को लेकर, जो सब्जियां है, फल है, या जो दूसरी चीजें हैं, उनको लेकर लगातार सरकार जो है वो ट्रेनिंग देती है और उनको बताती है कि कैसे आप अपनी रोजगार को, कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसको लेकर सरकार किसानों के बीच में पूरे अपने कार्यकाल में गई है और लगातार कार्यक्रम भी हुए हैं और सबको बताया गया है, किसानों को भी बताया गया है कैसे आप अपने रोजगार को, कैसे अपनी इनकम को लगातार बढ़ा सकते हैं। और रही बात कोरोना काल के अंदर भी सिडकुल को लगातार चलाया गया और सिडकुल में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनको लगातार फिर भी प्रदेश सरकार ने बहुत मेहनत के साथ उनको रोके रखा और उनको अपनी तनख्वाहें भी मिली है। और हमारे यहाँ सिडकुल में, हरिद्वार में, क्योंकि मैं हरिद्वार में रहता हूँ, हरिद्वार में सिडकुल में बहुत कम ऐसे मजदूर हैं जिनको की फैक्ट्रियों से निकाला गया। लगातार सिडकुल कुछ फैक्ट्रियां, जो क्योंकि हमारे यहाँ एक तो दवा क्षेत्र जो है सिडकुल में बहुत बड़ा है और दवा फैक्ट्रियां लगातार कोरोना काल में चली है। दवा के जो उसके साथ जुड़े हुए मजदूर हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रियां रही जिसके ऊपर की दिक्कतें आई, उसको भी सरकार ने समाधान किया और चाहा कि उन दिक्कतों को दूर करके, तो हमारे यहाँ जितने भी मजदूर है ये कोशिश की गई लगातार कि उनको रोजगार उनका मुहैया करवाया गया और लगातार उनको रोजगार और उनकी रोजगार में कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए, सरकार द्वारा लगातार ये देखा गया। ठीक है सर, लेकिन विशाल जी एक और बड़ी समस्या रही है जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर वहां पर मूलभूत सुविधाओं की, क्योंकि अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर वहां पर किया जाता है तो कई बार सुविधाएं ना होने के चलते वो अधिकारी भी हिचकिचाते हैं वहां पर पहुंचने के लिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार ऐसा क्या कदम उठाए ताकि मूलभूत सुविधाएं जो है, चाहे वो अस्पताल से जुड़ी हुई हो, स्कूलों से जुड़ी हो। ये अब सुविधाएं जो है वो लगातार बढ़ रही है। 4 धाम तक सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा है उससे काफी सुविधा हो रही है। अभी मैं पिछले कुछ दिन पहले ही बद्रीनाथ जी जाकर आया था, तो रास्ते भर जो कार्य चल रहे हैं, देखिए बहुत सड़कों पे जो जाल बिछेंगे उससे कहीं ना कहीं रोजगार की सुविधाएं भी बढ़ती हैं और दूसरी सुविधाएं भी बढ़ती है। तो लगातार सड़कों के जो जाल बिछाए जा रहे हैं और दूसरी भी सरकार जो है वो इस चीज को लेकर लगातार कार्यरत है कि जो मूलभूत सुविधाएं गांव में होनी चाहिए। देखिए चाहे वो स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, लगातार उनको बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उसके अंदर हम लगातार हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करें ताकि बच्चों को और वहाँ के निवासियों को सुविधाएं मिले। सरकार इस चीज को लेकर कार्यरत भी है और आने वाले समय में और इसके अंदर जो है बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। ठीक है सर। राजू मौर्य जी, आपको क्या लगता है कि सरकार जिस गति से काम कर रही है उत्तराखंड की जनता के लिए वो कितना सही है, या फिर सरकार को और किस गति से और किस तरह से कदम उठाने चाहिए ताकि उत्तराखंड जो एक ऐसा राज्य है जिसको देवभूमि भी कहा जाता है और एक पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए वो भी अपना एक अलग महत्व रखता है उत्तराखंड राज्य, वहां के युवाओं को रोजगार को लेकर, वहां की जनता के लिए, वहां के किसानों के लिए, वहां के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सरकार क्या कदम उठाए सर? जी, बड़ा सवाल बड़ा सवाल है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कहना चाहूंगा विशाल जी से कि विशाल जी ने एक बात कही कि सेब की खेती मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में ज्यादा होती है। तो गर्ग साहब को मैं बताना चाहूंगा, मैंने बहुत बारीकी से उत्तराखंड देखा है, घूमा है, और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है उत्तराखंड का जो मेरा मुझसे छूता रहा हो। मैं आपको बता दूं, पौड़ी, नरेंद्रनगर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, रानीखेत, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सेब बहुत ही उम्दा क्वालिटी का, हिमाचल के सेब को फेल करने वाला सेब आज की डेट में प्रोडक्शन हो रहा है और मात्र दूसरे साल से पूरा फलों से लदा हुआ पेड़ हो रहा है। आप देख सकते हैं, पौड़ी जाइए, पौड़ी में बहुत एक ही बड़ी संख्या में फार्मर्स जो हैं वो सेब की खेती कर रहे हैं और वो सरकार के प्रोत्साहन से नहीं कर रहे हैं, सरकार के सहयोग से नहीं कर रहे हैं। वहां पर कुछ पढ़े लिखे युवाओं ने स्वतः इस रोजगार को
तैयार किया है, अपने आप इस सब प्लांटेशन को किया है और वहां पर सेब की खेती हो रही है। तो ये हमारे उत्तराखंड में बहुत ही मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में ये अपने आप में एक रोजगार का साधन है। दूसरी चीज जो सड़कों की जाल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, क्योंकि चारों धाम गढ़वाल में ही है, तो गढ़वाल के जो पहाड़ हैं वो चूने और पत्थर, क्योंकि यहाँ कभी नदी हुआ करती और नदी से बने हुए पहाड़ हैं। ये हार्ड रॉक नहीं है, हार्ड रॉक यहाँ पर 20% है, 80% मिट्टी और गोल पत्थर से बने हुए पहाड़ हैं। यानी कि जब कभी भी अगर वहां पर छोटा सा भी भूकंप कह लीजिए या पानी अंदर तक जाता है तो लैंडस्लाइडिंग सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो चूने और गोल पत्थर के पहाड़ हैं, वो मटेरियल सड़ जाता है, सारा पहाड़ सड़क के नीचे आ जाता है। अब ऐसे में इन कच्चे पहाड़ों के अंदर से टनल बना रहे हैं। भाजपा के सरकार जो है उन कच्चे पहाड़ों से टनल बना रही है। ये नहीं सोचा गया कि उस टनल के ऊपर गांव है और वो पूरे के पूरे गांव देखिएगा आने वाले समय में धड़धड़ा कर नीचे आ जाएंगे। ये बहुत ही डेंजर काम किया है जिस तरीके से कच्चे पहाड़ों को छेड़ दिया गया है ना। पहले किसी जमाने में ब्लास्ट करके पहाड़ों को छेड़ा गया, आज तक वो मलबा जो है उसका सड़कों पर आना उसका क्रम जारी है। आज भी नारायण बगड़ तक की सड़क जो बद्रीनाथ को जाती है वहां पर पानी और मलबा आता रहता है। ऐसे में अब वहां पर और ज्यादा पहाड़ों को छेड़ दिया गया है, तो निश्चित रूप से वो सारे पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं, बिल्कुल कच्चे पहाड़ हैं, वो सब आए दिन आते रहेंगे। इस तरह चौड़ा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है सर, ये अपने आप से गाँव दवा कर रहे हैं। राजीव मौर्य जी, एक और मेरा आपसे एक सवाल है मेरा, उत्तराखंड की जनता के लिए, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी सक्रियता दिखा रही है, उत्तराखंड में आने वाले वक्त में चुनाव भी लड़ सकती है आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से, तो आम आदमी पार्टी के पास नया क्या होगा सर? जो अब तक उत्तराखंड के लिए नहीं हुआ वो आम आदमी पार्टी क्या करेगी और कैसे करेगी, और जनता भरोसा क्यों करे सर? देखिए, जनता देख चुकी है। उत्तराखंड के 14 लाख से अधिक लोग वोटर हैं दिल्ली के अंदर, जो हमारे उत्तराखंड के अपने गांव से जुड़े हुए हैं। वो आते हैं जाते हैं, तीज त्योहार अपने यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। वो 14 लाख लोग जो हमारे दिल्ली के अंदर वोटर हैं वो सेटिस्फाइड वोटर हैं। उन्होंने 3 बार हम लोगों को चुना है, हमारी सरकार चुनी है, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी है। वो जब हमारा रिजल्ट लेकर के आएंगे वो अपने गांव से जुड़े हुए बता रहे हैं और पूरी दुनिया जानती है आज कि एक राजनीति की परिवर्तन किस तरीके से लाया जा सकता है और किस तरह डेवलपमेंट किया जा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये, यानी कि राजीव मौर्य जी, आपको कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जिस तरह से जो सुविधाएं जो योजनाएं दिल्ली में लागू की गई उसी आधार पर आप उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं सभी चीजों को लेकर के, उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के। जब बिजली यहाँ बनती है, हमारे पहाड़ों के अंदर रहने वाले गरीब आदमी को आखिर 700-800 रुपए बिल क्यों देना पड़ता है जब उसकी आमदनी नहीं है? वो 2-2.5 हजार रुपए महीने की आमदनी भी उसकी नहीं है। ऐसे में 700 रुपए का वो बिल क्यों दे? हम उसका बिल जीरो करेंगे, हम उसको पानी का बिल जीरो करेंगे और सारी चीजें जो हमने दिल्ली में की है वो करेंगे। ठीक है सर। विशाल जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। जी जी, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली के मॉड्यूल पर जो है, देखिए दिल्ली का जो उतरेगी सर यहाँ पर, आपके पास नया क्या होगा सर? दिल्ली का जो माहौल है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि दिल्ली में चारों तरफ के लोग रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो आम आदमी पार्टी अपनी जो जमीन तलाश रही है, इनको निराशा हाथ लगेगी, मेरा ये 100% कहना है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे जो है वो कोशिश कर ले। देखिए, अभी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हरिद्वार आए थे, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ वो गाड़ी में बैठे रहे और कार्यकर्ता बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, जबकि हमारे मंत्री मदन कौशिक जी 24 घंटे जनता के बीच में उपलब्ध है। हजारों लोग डेली उनके ऑफिस पे आते हैं, डेली उनसे मिलते हैं। और तो मेरा ये कहना है आपका काम है सर, जनता के जनप्रतिनिधि है सर, नहीं चुना है उन्होंने आपको? नहीं, जनता के जनप्रतिनिधि तभी कह रहा हूँ, लेकिन मनीष सिसोदिया जी अपने कार्यकर्ताओं से नीचे उतर के फोटो भी नहीं खिंचवा रहे हैं। और आप लोग जो जमीन यहाँ तलाश रहे हैं, आपको यहाँ पे निराशा मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो सर ये कहती रही है कि हम फोटो खिंचवाने वाली सरकार नहीं, हम काम करके दिखाते हैं। नहीं, ऐसा है, देखिए वो मैं बात आपकी मानता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता जो कार्य कर रहा है उसको कहने की प्रोत्साहन भी चाहिए। ठीक है सर, और लगातार कार्य हो रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है सर, ठीक है विशाल जी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और देखना होगा कि जनता का साथ किसे मिलेगा। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इससे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि उत्तराखंड की जनता के लिए रोजगार को लेकर सरकारें कब कदम उठाएंगी, और जो लगातार उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों से जो प्लान होता रहा है वो कब रुकेगा? जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया, एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद में, एक बड़े पैमाने पर उत्तराखंड से पलायन हुआ है।
सिर्फ कारण एक है कि रोजगार नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उसको लेकर सरकारें कब उजागर होंगी, कब कदम उठाया जाएगा ताकि पहाड़ी इलाकों में रोजगार मुहैया कराया जाए, वहां पर विकास किया जाए, वहां पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर कदम उठाया जाए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।